नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। इस बुलेटिन में खबरों की खबर लेते हैं हम, क्योंकि हर अहम खबर के पीछे छिपी है एक असल खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड। इन दिनों पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सारे देश में चर्चा में है। 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के बाद शुक्रवार को पीएफआई ने केरल बंद बुलाया। एनआईए रेड का विरोध किया। संगठन के कार्यकर्ता इस दौरान हिंसक भी हो गए। देखें पूरी खबर। प्रदर्शन की तस्वीरें केरल की हैं, जहां एनआईए की छापेमारी के बाद पीएफआई ने आज केरल बंद का ऐलान किया था। इस दौरान एनआईए रेड का विरोध कर रहे संगठन के कार्यकर्ता हिंसक हो उठे और राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोयट्टम में सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पीएफआई कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसके बाद केरल पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। वहीं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल के ऐलान के बाद केरल पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। केरल हाईकोर्ट ने राज्यव्यापी बंद बुलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के खिलाफ सुओ मोटो एक्शन लिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी होने के बाद ऐसा प्रदर्शन ठीक नहीं। बता दें, गुरुवार को एनआईए ने पीएफआई के 93 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद आज पीएफआई ने हड़ताल की घोषणा की। अब बात एमपी की करते हैं। टेरर फंडिंग को लेकर गुरुवार को एनआईए की कार्रवाई में एमपी से पकड़े गए 4 पीएफआई नेताओं को स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन की एनआईए रिमांड पर सौंपा। दोनों आरोपियों को इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। पता चला कि प्रदेश में कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए इन युवाओं को तरह तरह के प्रलोभन देकर जोड़ा जाता था। पूरे मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए। स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। तो कार्रवाई देखी, इसका विरोध देखा और इस पर आने वाले रिएक्शन भी आपने सुने। आपने पूरी खबर देख ली। केरल में हुए हिंसक प्रदर्शन को जान भी लिया। एमपी में पीएफआई का क्या प्लान था, इस बात को भी आपने समझा होगा रिपोर्ट में। हिंसा की जो तस्वीरें आपने देखी, उसके पीछे क्या है, क्या मकसद, क्या मायने, डिकोड करते हैं। केरल में हुई हिंसा इस बात का सबूत है कि पीएफआई का गढ़ बन चुका है केरल। पीएफआई के केरल में बड़ी संख्या में समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी और नेता भी, और ऐसे में वहां की सरकार को वोट बैंक खिसक जाने का खतरा लगता है। इसीलिए केरल की मौजूदा सरकार और पहले की सरकारों ने पीएफआई को केरल में अपनी जमीन मजबूत करने रोका नहीं। हैरानी की बात यह कि भारत जैसे सेक्युलर देश में जहां इतनी सारी जांच एजेंसियां हैं, पीएफआई ने अपना नेटवर्क देश के 23 से ज्यादा राज्यों में फैला लिया, जहां वह मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करके अपने प्लान को आगे बढ़ा रहे थे। अब सवाल यह कि पीएफआई को फंड कहां से मिलता है? अगर विदेश से आता है तो सरकार को कैसे पता नहीं चला कि इनके पास फंड आ रहा है और क्या इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? देर आए दुरुस्त आए, ये कह सकते हैं, लेकिन ये देर भारी ना पड़ जाए, शंका भी। एनआईए ने कार्रवाई शुरू कर दी। हमारी सरकार से ये बार बार अपील है, लोगों की अपील है कि पीएफआई और इसके जैसे संगठनों को जितनी जल्दी हो सके उनके मंसूबों से दूर कर दें, उतनी जल्दी बैन लगाएं। ऐसा सिस्टम तैयार करें जिसमें पीएफआई जैसे संगठनों को फलने फूलने का कोई मौका ही ना मिले। कुल जमा मॉनिटरिंग और सख्त होने की, निगरानी और सख्त होने की आवश्यकता सबने महसूस की, इतने बड़े नेटवर्क को देखकर समझकर। अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां मनेन्द्रगढ़ से विधायक जायसवाल का एक वीडियो वायरल हुआ है। क्यों हो रहा है, देखें आप। मैं उल्टा टांग दूंगा तेरे को भी, तेरे ठेकेदार को भी। आगे देख तो नाली कैसा भरा है, इसको तुरंत लगा आदमी आप सफाई के लिए। अभी अगर साफ नहीं हुआ शाम तक ना तो उल्टा टांगूंगा जितने भी एससीएल के ठेकेदार होते। मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का ये वीडियो वायरल है, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। वार्ड भ्रमण के दौरान लचर सफाई व्यवस्था से नाराज विधायक जी ने एससीएल के सुपरवाइजर और ठेकेदार को उल्टा टांग देने की धमकी दी। इस पर बीजेपी ने विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सफाई कर्मचारी से माफी मांगने की मांग की। और उनका एक बयान एक स्वच्छता कर्मचारी के प्रति उसको उल्टा लटकाने की उन्होंने जो बात की है, निश्चित रूप से
जो स्वच्छता कर्मचारी हैं और दलित समाज का उन्होंने एक बड़ा अपमान किया है। विधायक विनय जायसवाल को अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार गुस्से में कड़े शब्दों का प्रयोग होता है, आगे भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे। नीयत जो है वो ठीक नहीं है, वो भ्रष्टाचार की नीयत है और इसके लिए खड़े शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो कहीं गलत नहीं है, आगे भी शब्द का प्रयोग करेंगे। वैसे माननीयों को तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान अक्सर नेताओं की मुश्किलें बढ़ाते दिखे। तो आपने देख भी लिया, सुन भी लिया माननीय विधायक जी को। माननीय विधायक मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, ऐसा आरोप उन पर लगाया गया। अक्सर इस तरह की घटनाएं आने के पीछे इसके मकसद को परखा जाता है, ढूंढा जाता है, डिकोड करते हैं हम भी। पहली बात क्रिस्टल क्लियर है कि माननीय विधायक को अपने पद को लेकर कुछ अहंकार है, ऐसा आरोप भी उन पर लग रहा है बार बार। वो विधायक होने के घमंड में आकंठ डूबे नजर आए। आरोप लगाने वाले कहते हैं विधायक महोदय खुद को सर्वशक्तिमान समझ रहे हैं। विधायक महोदय को भाषा की शालीनता का संयम के साथ में पालन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। विधायक होने की गरिमा का ध्यान कम से कम रखना चाहिए। जिस पर वो अपना हुक्म या अपनी डांट या अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उससे कहीं ऊपर उनका अपना पद है, उनकी अपने पद की गरिमा है। चलिए, और जैसा हमने आपसे कहा कि अक्सर इस तरह के बयान, अक्सर इस तरह की नाराजगी, अक्सर इस तरह के वक्तव्य कई बार पार्टी नेताओं को भारी पड़ जाते हैं, भले सियासत में या वास्तविकता धरातल पर जब भी कभी इसमें विरोध हुए। लेकिन इस मसले में ये बात कहां तक जाती देखना होगा। खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से जुड़ी है, जिसके दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। बीजेपी के मिशन बस्तर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग पहले दिन से है, तैयारी के दिन से। देखें आप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इन दिनों बस्तर दौरे पर हैं। साव और चंदेल इस दौरे में बैठकें कर रहे हैं, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात हो रही है। साव और चंदेल के बस्तर दौरे पर सियासत भी जमकर जारी है। मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी नेताओं के बस्तर दौरे पर तंज कसा। लखमा ने कहा कि बीजेपी के दोनों नेता पिकनिक मनाने बस्तर आए हैं। मैं शुरू में बोला था बस्तर का दौरा आ रहे हैं, पिकनिक करने आ रहे हैं और माला पहनने आ रहे हैं। तो मंत्री कवासी लखमा को लगता है कि साव और चंदेल बस्तर में पॉलिटिकल पिकनिक पर हैं। इस पर बीजेपी कहां खामोश रहती। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने लखमा के बयान पर जमकर पलटवार किया। उनकी इस दौरे कार्यक्रम से डरी हुई है, इसलिए उन्होंने लखमा के माध्यम से उलझुल बयान करवा रहे हैं। लखमा का बयान तो ऐसा है कि कोई दारू पी करके जिस तरीके के बात करता है, जिस तरीके से उनके बोल होते हैं, उस तरीके से लखमा के बयान होते हैं। कह सकते हैं बीजेपी नेताओं का दौरा सुर्खियों में है। इसकी बड़ी वजह बस्तर है, क्योंकि बस्तर ही वो इलाका है जहां से सरकार बनाने का रास्ता साफ होता है। कहने का मतलब ये कि बीजेपी नेताओं के बस्तर दौरे से कांग्रेस को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है, क्या इस बयानबाजी का मकसद है, डिकोड करते हैं। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में बस्तर को अपना मजबूत गढ़ बना लिया, सिद्ध किया, सारी सीटें जीतकर। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका बस्तर के वोटर ने दिया था। इस बार बीजेपी का विशेष और पहला फोकस बस्तर पर दिख रहा है। बीजेपी बस्तर को जीतने के लिए बेहद सक्रिय है अभी से। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बस्तर का दौरा करके इस बात का सबूत दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का जरूर आशंका है, भय है कि बस्तर में बीजेपी मजबूती के ऊपर ना चली जाए। वो मजबूत हुई यानी कांग्रेस के लिए झटका। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर एक तगड़ा आदिवासी कार्ड पहले खेला हुआ और उसको प्रचारित भी कर रही है। कांग्रेस को आशंका है कि आदिवासी कार्ड का फायदा बीजेपी को मिल सकता है और यही वजह है कि बीजेपी के मिशन बस्तर पर कांग्रेस की बारीकी से नजर है और जमकर हमलावर है। चलिए, अब इस दौरे का फायदा बीजेपी कितना ले पाती है, कितना होता है, ये बात की बात है। लेकिन अभी इस पर सियासत फुल ऑन है। मध्य प्रदेश की बात, अब की बार 200 पार का नारा एमपी में लग रहा है। पूरा करने के लिए बीजेपी कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही। बीजेपी ने कांग्रेस के कब्जे वाली 96 विधानसभा सीटों पर उनसे छीनने की पूरी और पुख्ता तैयारी की। देखें, आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी के लिए अब की बार 200 पार के नारे को पूरा करने बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की कवायद कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ वाली सीटों को अपने कब्जे में लाने के लिए बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया। जो सीटें हम लगातार जीतते भी हैं, लेकिन उन जीतने वाली सीटों पर जो बूथ हम हारते हैं
उसको भी जीतने का काम, उसके लिए भी अभियान भाजपा कर रही है। दरअसल बीजेपी चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं की घेराबंदी चाहती है ताकि उन्हें बाहर प्रचार करने का मौका न मिले। इसीलिए उसका सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस की कब्जे वाली 96 सीटों पर है। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी की अंतर कलह के चलते उसकी रणनीति का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अभी तो देखते जाइए आप, 25-30 विधायक तो उनके चुनाव लड़ने से मना कर देंगे, कोई अलग अलग लोगों के नाम पे टिकट मांगेंगे, क्योंकि सबको हार दिख रही है। बेहतर हो भाजपा अपने दामन में देके अपनी सीटें बचाए। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के 28 विधायक चुनाव हारे थे। यही वजह है कि बीजेपी इस बार सत्ता के आंकड़े तक पहुंचने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। वैसे ये जितने भी नारे होते हैं, अब की बार 200 पार, 300 पार, ये कई बार पार्टियों के लिए भारी पड़े हैं। कई बार जब फलीभूत हुए हैं तो फिर इस नारों में और दम भी जुड़ जाता है। लेकिन अब की बार क्या होता है देखना होगा। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम अक्सर सुर्खियों में रहा है। जब जब वो निकले हैं इसकी हेडलाइंस बनी और इस पर आजकल बीजेपी कुछ अलग तरीके से ज्यादा ही हमला बोल रहे। देखें। सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम काफी चर्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल आम लोगों से सीधे संवाद करते हैं। कार्यक्रम के जरिए सीएम बघेल आम लोगों की समस्याएं सुनते हैं और तत्काल उसका समाधान भी करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भाजपा नेता भी पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनकी सीएम से हुई चर्चा को भाजपा सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी है। माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं तो सबसे चर्चा करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाके हुड़दंग करते हैं और वहां जाके गलत बातें करते हैं। मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात का काम कर रहे हैं, जनता से सीधे मिल रहे हैं, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अब सरकार की सच्चाई जनता के सामने आ रही है। साथ ही बीजेपी ने पूछा कि क्या विपक्ष के नेताओं को सीएम से सीधे सवाल पूछने का हक नहीं है? तो क्या केवल कांग्रेस के लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार है? यदि ये प्रश्न किया जा रहा है तो सरकार को तकलीफ हो रही है, कांग्रेस के संगठन को तकलीफ हो रही है। दोनों पक्षों को सुना आपने। कह सकते हैं नेताओं का कोई कार्यक्रम आरोप प्रत्यारोप के क्रम से अछूता नहीं रह सकता। कुल मिलाकर बीजेपी ने सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए करना शुरू कर दिया है। क्यों ऐसा करना पड़ा है, जरा इसको भी डिकोड कर लें। भेंट मुलाकात कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल का एक महत्वाकांक्षी जनसंपर्क अभियान है, वास्तविकता को परखने का अभियान है। बीजेपी के नेता सीएम से सवाल पूछकर उन्हें जनता के सामने असहज करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी चाहती है कि सीएम उनके सवालों में उलझे दिखाई पड़े और फिर उसके वीडियो वायरल करके बीजेपी साबित करना चाहती है कि सीएम भूपेश कई मोर्चों पर नाकामयाब है, ऐसा जनता कह रही। अब अंतिम बात, ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी के आम कार्यकर्ता खुद ऐसा करते हों। बाकायदा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से सीएम को घेरने के लिए एक रणनीति बनाई और उस पर अब काम शुरू किया। देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस इससे कैसे निपटती है, क्योंकि इस पर एक तीखा काउंटर आना हमने देखा है, शुरू हो चुका है। तो ध्यान तो है, लेकिन अब इसका जवाब कैसे दिया जाता है ये देखना होगा। बात करें चुनाव को लेकर, चुनावी माहौल चारों तरफ है। 2018 से पहले तेज तर्रार प्रवक्ता को तलाश करके सरकार की नीतियों पर हमला कर सरकार में आई कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से जो 2018 का फॉर्मूला था उस पर काम शुरू किया। एक बार फिर तेज तर्रार प्रवक्ता ढूंढे जा रहे हैं। देखें। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर मुखर वक्ताओं की तलाश में टैलेंट हंट शुरू करने वाली है। इसके जरिए जिले में हाजिर जवाब और स्थानीय मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखने वाले युवाओं को बतौर प्रवक्ता चुना जाएगा। पार्टी का मीडिया विभाग प्रवक्ताओं की प्रतियोगिता के लिए प्रश्नोत्तरी तैयार कर रहा है। प्रवक्ता के लिए न्यूनतम योग्यता भी तय की गई। कांग्रेस टैलेंट हंट का आयोजन कर रही, पहले भी 2018 में इस तरह का किया था हम लोगों ने, और उसके अंदर योग्य प्रवक्ताओं का चयन कर उन्हें प्रदेश स्तर पर जवाबदारी दी थी। अब भी हम जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर इस तरह का आयोजन करेंगे। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी ने तंज कसा है। जिसकी शुरुआत ऐसी है, जिसके मुखिया की भाषा ऐसी है, तो वो काय का हंट और काय का टैलेंट। वैसे टैलेंट हंट यहाँ कांग्रेस के लिए सदा के लिए एक अभियान है। कांग्रेस यही फॉर्मूला पिछले विधानसभा चुनाव में आजमा चुकी है, जिसका फायदा पार्टी को मिला था। इस बार भी उसने इसी उम्मीद से प्रवक्ताओं का टैलेंट हंट शुरू किया है।
तो ये रिपोर्ट देखकर आप समझे होंगे कि कांग्रेस किसी भी तरह के मुगालते भ्रम में नहीं है। वो जमीनी स्तर पर सक्रिय होना चाहती है और इसके लिए प्रैक्टिकल प्रयास कर रही है। क्या इस कवायद के मायने जरा इसको समझते हैं, डिकोड करते हैं। कांग्रेस जिला स्तर के ऊपर प्रवक्ताओं की नियुक्ति करेगी, मुखर, युवा और तर्कशील, और इसके माध्यम से सरकार की नाकामी को जनता तक पहुंचाना लोकल स्तर पर यह उनका टारगेट है, लक्ष्य है। जिले से हर बड़े अखबारों के एडिशन होते हैं, लेकिन लोकल लेवल के न्यूज चैनल भी वहां हुआ करते हैं। यूट्यूबर्स आजकल होते हैं। इनके जरिए कांग्रेस दमदारी से अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है। कांग्रेस बीजेपी को हर इलाके में कड़ी टक्कर देना चाहती है। कांग्रेस को एमपी की जनता ने चुना भी था, इसीलिए कांग्रेस को यह बात पता है कि उसकी जमीन तैयार है, उसको बस अपनी जमीन को पकड़ के रखना है, उस पर लोगों को सक्रिय करके रखना है। प्रदेश स्तर पर बड़े नेता मोर्चा संभालेंगे तो जिला स्तर पर मुखर नेताओं को जिम्मा दिया जाएगा, और इसके लिए कांग्रेस एक्टिव प्रवक्ताओं की, यूथ प्रवक्ताओं की खोज कर रही है। यह 2018 में कामयाब रहा है। अब देखना होगा कि अब यह काम करता है या नहीं करता है। फिलहाल तो हंट और इसमें प्रतिभाओं की तलाश होगी। पढ़े हर बच्चा, बढ़े हर बच्चा, पढ़े हर बेटी, बढ़े हर बेटी, ऐसे कई स्लोगन हम सुनते हैं और अच्छे लगते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें। उनके लिए एक पूरी व्यवस्था का भी दावा है। दावा काफी हद तक सच है, लेकिन कुछ जगह इतना खोखला कि ऐसी तस्वीरें दिखती हैं। एमपी की बात करें, जहां स्कूली बच्चों को स्कूल जाने के लिए रोजाना कई जगह अपनी जान हथेली पर रखना पड़ता है। उन्हें आए दिन अग्नि परीक्षा देते हुए अपनी क्लासरूम तक जाना पड़ता है। देखें, स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। ये 3 तस्वीरें एमपी के अलग अलग इलाकों की हैं। पहली तस्वीर अनूपपुर की, जहां सोन नदी में स्कूली बच्चों से भरी नाव पलट गई। दूसरी तस्वीर बालाघाट की, जहां बच्चों को रोजाना नाले की चुनौती को पार कर चंदना और परसवाड़ा में अपने स्कूल तक जाना पड़ता है। तीसरी तस्वीर दतिया की, जहां एक स्कूली छात्र के बैग में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। अनूपपुर की बात करें, सोन नदी पर पुल निर्माण का काम जारी है। इसके चलते बच्चों के पास नाव ही इकलौता जरिया है सोन नदी को पार करने का। सोन नदी में स्कूली बच्चों से भरी नाव पलटी। किस्मत से बच्चे सुरक्षित रहे। रेस्क्यू कर सभी को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। इधर बालाघाट में परसवाड़ा के पंडा टोला डंडई झोला के बीच एक नाला है, जो बारिश के मौसम में उफान पर रहता है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए कुछ इसी तरह नाला पार करना होता है। कई दफा ग्रामीण पुल की मांग कर चुके हैं, लेकिन पुल नहीं बन पाया। और दतिया की तस्वीर, जहां छात्र कक्षा में बैठकर बैग से किताबें निकाल ही रहे थे कि तभी बैग में कुछ हरकत का एहसास हुआ। जब टीचर ने बैग में झांका तो उसमें सांप मिला, जिसे बाद में सोनगिर रोड पर छोड़ दिया गया। तो इस खबर को, इन तस्वीरों को हम डिकोड नहीं करेंगे। ये सिस्टम के सामने उन दावों की हकीकत की तस्वीरें हैं जिसको सिस्टम को, सरकारों को, उनके महकमों को ही डिकोड करना है। छोड़ते हैं उन पर कि वो कब तक इन्हें डिकोड करते हैं, कब तक ऐसी तस्वीरें हम लाकर आप तक ना दिखा पाएं, ऐसे हालात बनाते हैं। अगली खबर कनाडा से, जहां रह रहे भारतीयों के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की, और क्यों करनी पड़ी इसे आप इस रिपोर्ट में देखें। मंदिर के तोड़फोड़ का वीडियो कनाडा का है, जहां पर लगातार मंदिरों पर हमले जारी हैं। इसी क्रम में भारतीयों की हत्याओं का सिलसिला भी दिखा है। कह सकते हैं कनाडा में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों और भारतीयों के लिए हेट क्राइम के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते हेट क्राइम को विदेश मंत्रालय ने काफी गंभीरता से लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में लिखा कि कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिक और छात्र सावधानी बरतें, सतर्क रहें। साथ ही विदेश मंत्रालय और कनाडा में एम्बेसी ने ये मुद्दा कनाडा के अधिकारियों के सामने भी रखा है, जिसमें जांच और उचित एक्शन की मांग है। देखना होगा कनाडा सरकार इस पर कब और कैसी कार्रवाई करती है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय को कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। क्यों ऐसी परिस्थिति बनी, कौन सी घटना है इसके पीछे, इसको भी आपको विस्तार से डिकोड करके बताते हैं। 14 जुलाई 2022 को कनाडा के ओंटारियो राज्य में कुछ लोगों ने रिचमंड हिल में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ दी थी। न्यूयॉर्क रीजनल पुलिस के मुताबिक योर्क स्ट्रीट और गार्डन एवेन्यू के विष्णु मंदिर में लगी प्रतिमा को तोड़ा गया था। फिर 15 सितंबर 2022 को कनाडा के टोरंटो में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई। नवंबर 2021 में पहली बार ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात सामने आई थी। इसके बाद 15 जनवरी 2022 को इसी साल हनुमान मंदिर में
तोड़फोड़ की घटना घटी। 25 जनवरी को इसी शहर में देवी दुर्गा के मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। 30 जनवरी को मिसिसॉन्ग में हिंदू हेरिटेज सेंटर में 2 व्यक्तियों ने दान पेटी और मुख्य कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। अब इस पर एडवाइजरी जारी करके या इस पर जो परिस्थितियां बनी हैं उसके बारे में सरकार को आगाह करके मंत्रालय ने अपना काम किया, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि उन लोगों को पकड़ा जाए, उन पर एक्शन लिया जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम कसे। माहौल उनके देश का, उनके प्रदेश का भी बिगड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। न्यूज डिकोड खबरों का एक महाबुलेटिन है, साथ ही साथ करंट अफेयर से भरा एक ऐसा शो है जो आपको दूसरों से आगे रखता है। इससे जुड़े रहिए, अपने सजेशन देते रहिए, अपने जो भी सुझाव हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से मुक्त हैं। आप अपने राय, अपनी विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।